हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपके अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूथ पब्लिकेशन बुक के विद्युत रासायनिक प्रभाव और रासायनिक सेल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज हम इसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि बैटरी की क्षमता 2800 mAh है तो यह खालिस्तान के लिए 1.4 एम्पियर धारा आपूर्ति करेगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन है 200 मिनट, ऑप्शन बी है 100 मिनट, ऑप्शन सी 120 मिनट, ऑप्शन डी 240 मिनट। तो दोस्तों चलिए निकालते हैं इसको। इसका सूत्र होता है एफिशिएंसी बराबर ए इंटू एच, यानी कि एम्पियर गुणा घंटा। दोस्तों, इसमें एफिशिएंसी इसकी 2800 mAh दे रखी है, एम्पियर हमें दे रखा है 1.4, एच हमें निकालना है। 2800 को दोस्तों हम एम्पियर में बदलेंगे, मिली एम्पियर को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की घात -3 से। इसके बाद दोस्तों 1.4, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 3 की जगह 2 हो जाएगा। और दोस्तों इस -2 को इससे 2 से काटेंगे और 14 को 28 से काटते हैं, 2 बार जाएगा। तो दोस्तों इसका हावर घंटे में तो आएगा, घंटे में तो दोस्तों आएगा 2 घंटे, और घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 120 मिनट। ये इसका आंसर होगा। दोस्तों आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। यदि धातु के एक 100 ग्राम टुकड़े पर चांदी की परत चढ़ानी है तो उसकी सतह पर 20 मिनट में जमने वाली चांदी की परत का भार ज्ञात कीजिए। जब बहने वाली धारा का मान 20 एम्पियर और ईसीई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी विद्युत, इसका वो रासायनिक तुल्यांक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसका हिंदी में होता है। ये दे रखा है दोस्तों हमें 0.0004। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में दे रखा है 9.6, बी में दे रखा है 24.2 ग्राम, सी में दे रखा है 102 ग्राम, डी में दे रखा है 10.2 ग्राम। चलिए दोस्तों इसमें निकालते हैं। इसका सूत्र दोस्तों देखिए, एम बराबर ZIT होता है। तो दोस्तों हमें जेड दे रखा है 0.004 इंटू एम्पियर हमें 20 दे रखा है, मिनट हमें दोस्तों 20 दे रखा है, और इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों सूत्र में हमें एम निकालना है और सूत्र में ये मान रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए आएगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए आएगा इसमें 9.6 ग्राम। उसमें आप दोस्तों गुना भाग कर लीजिएगा, मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। दो अलग इलेक्ट्रोड से समान समय में धारा प्रवाहित करने पर उनकी सतह पर चढ़ने वाली परत के भार का अनुपात 2 है। उनके ईसीई विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात क्रमशः खालिस्तान होगा। दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है 4, बी में दे रखा है 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1/2। तो दोस्तों इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात भी 2 ही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को पृथक करने के बाद उसे खालिस्तान द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोटाइपिंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को पृथक करने के बाद उसे इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को खालिस्तान में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सीरीज में, बी समांतर में, सी सीरीज पैरेलल में, डी पैरेलल सीरीज में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समांतर में।
दोस्तों समांतर क्रम में ईएमएफ बराबर होता है, जबकि सीरीज क्रम में धारा बराबर होती है। इसलिए दोस्तों एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ईएमएफ क्षमता बढ़ाने के लिए हम सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 65। लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, ऑप्शन बी इसमें कम इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, ऑप्शन डी इसकी संरचना सघन होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। दोस्तों निकिल आयरन सेल का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होने के कारण इसकी दक्षता लेड एसिड सेल की तुलना में कम होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कार्बन जिंक सेल यानी लेक्लांची सेल में विध्रुवक डीपोलराइजर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी जिंक के बर्तन पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया की तीव्रता को कम करना, ऑप्शन सी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाना, ऑप्शन डी उत्पन्न हुई ऑक्सीजन का शोषण करना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। यह विध्रुवक का कार्य होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है? ऑप्शन ए अमोनिया क्लोराइड, बी जिंक क्लोराइड, सी पेरिस प्लास्टर, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। दोस्तों शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है, MnO2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है तो ऑप्शन ए सर्किट करंट अधिकतम होता है, ऑप्शन बी लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है, ऑप्शन सी लोड के एक्रॉस अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, ऑप्शन डी परिपथ की दक्षता उच्च होती है। दोस्तों जब लोड प्रतिरोध सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो दोस्तों सर्किट करंट अधिकतम होती है। सर्किट करंट दोस्तों इसकी अधिकतम होती है। RT बराबर NR/M, यह इसका सूत्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। वोल्टेइक अथवा लेक्लांची सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना ऑप्शन ए अमलगमेशन कहलाता है, ऑप्शन बी ध्रुवाच्छादन कहलाता है, ऑप्शन सी आयनीकरण कहलाता है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन कहलाता है। दोस्तों वोल्टेइक तथा लेक्लांची सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्रित होना ध्रुवाच्छादन कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि ऑप्शन ए इसमें तन्नु गंधक का अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती है, ऑप्शन सी यह एक तर प्रकार का सेल है, ऑप्शन डी इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व उच्च होता है। दोस्तों लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि इसकी जो रासायनिक प्रक्रिया है वो उत्क्रमणीय रिवर्सिबल या रिचार्जेबल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एक 144 AH बैटरी 8 एम्पियर करंट लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है? दोस्तों इसे निकालने के लिए हम वही सूत्र काम में लेंगे, E बराबर A/H। H हमें निकालना है दोस्तों, इसकी दक्षता में हम एम्पियर का भाग दे देंगे। इसकी दक्षता दे रखी है हमें 144 में दोस्तों 8 का भाग देंगे तो हमारे पास राइट आंसर आएगा 18 घंटे, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 घंटे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निकिल आयरन सेल होता है ऑप्शन ए तर सेकेंडरी सेल, बी शुष्क प्राथमिक सेल, सी तर प्राथमिक सेल, डी शुष्क
द्वितीयक सेल। दोस्तों पहली बात तो ये जानिए कि निकिल आयरन सेल यह द्वितीयक सेल होता है। तो द्वितीयक सेल होने के कारण ऑप्शन बी और सी तो कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं कि इसमें ऑप्शन ए और डी बचा। तो निकिल आयरन सेल को दोस्तों हम तर सेकेंडरी सेल या क्षारीय सेल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो ऑप्शन ए बैटरी को ओवरचार्ज कर देना चाहिए, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए, ऑप्शन सी प्लेट्स को आशुद्ध जल से धो देना चाहिए, ऑप्शन डी बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। यह बैटरी को लंबे समय तक अगर हमें निष्क्रिय या फिर डिस्चार्ज रखना हो या फिर उसको काम में ना लेना हो तो हमें इस तरीके से उसकी सुरक्षित रख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों सेल यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखते हैं ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा। तो चार्जिंग के समय दोस्तों सेल प्रकाश ऊर्जा नहीं जबकि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को। फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकतर होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी केवल समय के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी केवल करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन डी करंट के परिणाम आईटी और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकतर होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान करंट के परिणाम आईटी और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, M = ZIT, ये इसका सूत्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है जो खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए विध्रुवण, ऑप्शन बी विद्युत विच्छेदन, ऑप्शन सी स्थानीय क्रिया, ऑप्शन डी ध्रुवण। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता है। यह दोस्तों इसका स्थानीय क्रिया दोष होता है, स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए आपेक्षिक घनत्व के रूप में, ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज के रूप में, ऑप्शन सी आउटपुट करंट के रूप में, ऑप्शन डी अम्लीय अंश के रूप में। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है आपेक्षिक घनत्व के रूप में। यह इसकी अवस्था होती है। फुल चार्ज में आपेक्षिक घनत्व 1.25 से 1.28 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए सेल को आवेशित करके, ऑप्शन बी सेल को केवल अल्प समय के लिए प्रयोग करके, ऑप्शन सी जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी किसी भी विधि में नहीं। दोस्तों प्राथमिक सेल में पैदा होने वाली स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों? तो उसे हम जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर यानी अमलगमेशन विधि द्वारा कर सकते हैं। दूसरी धातु की परत चढ़ा करके कर सकते हैं जिसमें पारे की परतें चढ़ाई जाती है। आगे देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 80। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि ऑप्शन ए इसे सचल वैद्युतिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन बी इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, ऑप्शन सी इसका मूल्य कम होता है, ऑप्शन डी इसका आकार छोटा होता है। दोस्तों द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि इसे पुनः आवेशित करके दोबारा काम में लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की सीरीज़ हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।